नमस्कार दोस्तों। देखो आज की क्लास है अभी रचना सारी। सभी जो है ना स्पॉटलाइट है रेड में, इसको समझना, इस पे ध्यान देना। मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो आपकी फर्स्ट डेमो क्लास है, यही फाइनल डेमो क्लास है। जो सेकंड डेमो क्लास है ना 13 अगस्त को, वो फिर से रिवाइज होगी, मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे उसको भी। तो आज की डेमो क्लास है, फाइनल डेमो क्लास है, ठीक है। तो रचना शरीर, अब इसको एनाटोमी भी बोलते हैं। आयुर्वेदा में रचना शरीर, मॉडर्न में एनाटोमी, इस सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं। थ्योरी के 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। 200 मार्क्स, मतलब 200 नंबर के पेपर होते हैं। 100 मार्क ईच, मतलब प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है। क्लियर। अब एक मिनट में गेट बंद कर लेता हूँ, शोर आ रहा है पीछे से। अब अपन जो क्लास लेने वाले हैं, पेपर फर्स्ट के पार्ट ए की लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेपर में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, 50-50 नंबर के। तो अपन जो पेपर फर्स्ट है ना, जो पार्ट ए 50 मार्क्स, इसकी क्लास लूंगा मैं और इसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अपनी जो आयुर्वेदा आयुर्वेदा मॉडर्न में नहीं पढ़ा रहा, मैं पहले ही क्लियर करता हूँ। जो 150 नंबर का मॉडर्न है वो मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मॉडर्न के लिए मैं अक्टूबर में स्टार्ट करूँगा क्लास। तो ये आपका डाउट दूर हो गया होगा कि मॉडर्न पढ़ाऊंगा। मॉडर्न में नहीं पढ़ाऊंगा, ओनली आयुर्वेदा के 13 चैप्टर हैं जो पार्ट ए में, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्लियर। तो अपना समझ में आया आपको कि भाई पेपर 2 पेपर होते हैं एनाटॉमी के, उसमें से जो पेपर प्रथम है, पेपर फर्स्ट है, उसका पार्ट ए जो 50 नंबर में आता है, उसको मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर। तो आज की जो डेमो क्लास है, स्टार्ट करते हैं शुरू से, बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से। अध्याय प्रथम, शरीरोपक्रमणीय शारीर, जो पहले चैप्टर का नाम है अपने सिलेबस में, जो सीसीआई ने डिसाइड किया था, शरीरोपक्रमणीय शारीर, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट, यहाँ से अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो इसका सिलेबस है भाई, पहले चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है, अपन को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस को देखते नहीं है, स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने नोट्स ले लिए कहीं से, या फिर बुक ले लिया आपने कहीं से भी। वो क्या करते हैं कि भाई बुक सिलेबस के अनुसार बहुत सी बुक होती हैं, बहुत सी बुक नहीं होती। मान लो कि आपने कोई ऐसी गलत बुक ले ली या गलत बुक चूज कर ली, उसमें मान लो 2 सिलेबस के पॉइंट नहीं है और क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। तो आप सोचोगे भाई आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब बुक में तो है ही नहीं, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आप डिमांड करते हो बोनस मार्क की। ऐसा नहीं करना, क्योंकि सब कुछ अगर सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करोगे, चाहे आप ऐसी बुक लो जिसमें पूरा सिलेबस हो, चाहे आप ऐसे नोट्स बनाओ जिसमें पूरा सिलेबस हो, तो आपको जो पीडीएफ होती है, मेन पीडीएफ, उसके अनुसार आपको चलना है। तो सीसीआई के सिलेबस में क्या है, देखो, शरीर एंड शारीर व्याख्या, मतलब डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर, जो मतलब परिभाषा है शरीर और शारीर की। जो पहला पॉइंट है इस चैप्टर का, किस चैप्टर का, शरीरोपकरणी में शारीर का पहला पॉइंट क्या है, शारीर एंड शारीर। देखो 2 वर्ड हैं, शरीर एंड शारीर, इसकी व्याख्या करनी है। मतलब पहला जो पॉइंट है सिलेबस में ये बोल रहा है कि आपको शरीर एंड शारीर की व्याख्या करनी है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन लिखो भाई, किसकी, शरीर की और शारीर की। ये इसका पहला पॉइंट है सिलेबस का। अपन इस सिलेबस के अनुसार सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाऊंगा, नोट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। सिलेबस के अनुसार ही आपको क्वेश्चन दूंगा, सिलेबस के अनुसार इंपॉर्टेंट श्लोक दूंगा, मतलब तीनों हैंड रिटन मिलेंगे आपको। लेक्चर वीडियो लाइव क्लास डेली होगी, और ये कोर्स जो है ना 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा, मतलब 1.5 मंथ की क्लास है। 16 अगस्त से ये रेगुलर क्लास रहेगी, और ये अपनी पहली और अंतिम डेमो क्लास है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है षडंगत्व, मतलब 6 रीजन ऑफ द बॉडी, मतलब जो अपनी बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसको 6 पार्टों में बांटा है, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बताओ। तीसरा है अंग प्रत्यंग विभाग, मतलब सब डिवीजन, अपनी जो बॉडी के सब डिवीजन है। पहले तो मुक्त तो कर दिए 6, उसके बाद में भी सब डिवीजन किए हैं भाई, 2 हाथ 2 पैर, मतलब इस तरीके से सब डिवीजन भी इसमें पूछा है। तो अंग प्रत्यंग विभाग, मतलब अंगों के प्रत्यंगों के उनके विभाग, तीसरा, मतलब ये तीसरा पॉइंट है। तो इसी क्रम में मैं आपके लेक्चर मतलब क्लास लूँगा, इसी क्रम में आपको पढ़ाऊँगा, इसी क्रम में आपको नोट्स मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है मृत शरीर संशोधन, मतलब जो अपना शरीर को संरक्षण करते हैं ना, जैसे अपन कैडेवर होता है, एनाटॉमी की लैब में आप गए होंगे, डिसेक्शन किया होगा, तो उस कैडेवर का संरक्षण कैसे करते हैं उसके बारे में आपको जानना है। फिर है शरीर शारीर शास्त्र विभाग, मतलब जो शारीर, जो अपन जो शास्त्र पढ़ते हैं, मतलब एक तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, किसके, एनाटॉमी के जो ग्रंथ हैं,
उनके कितने विभाग है भाई, आचार्य चरक ने कितने बताए, आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए, वो सब। ठीक है। फिर है शारीर ज्ञान प्रयोजन। क्यों स्टडी करते हैं अपन एनाटॉमी, क्यों अपन अध्ययन करते हैं शरीर का, शारीर का, शरीरी। देखो 3 वर्ड आएंगे, शरीर, शारीर और शरीरी। तीनों का क्या डेफिनेशन है, क्या अलग है, उसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्यों स्टडी करते हैं। तो इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है भाई अपन को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका आंसर मिलेगा इस टॉपिक में। फिर है कंस्टिट्यूशन ऑफ पुरुष अकॉर्डिंग टू धातु भेद, मतलब धातु भेद से पुरुष का संगठन, कि भाई एक धातु, द्वि धातु, त्रिधातु, षड धातु। ठीक है। फिर इस तरीके से 24 धातु तक जो पुरुष अपन ने फिजियोलॉजी में और पदार्थ विज्ञान में आपने पढ़े होंगे, एनाटॉमी में आपने पढ़े होंगे, आपके सर ने आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन यहाँ पे अपन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करेंगे। फिर है पंचभौतिकत्व, त्रिगुणत्व एवं त्रिदोषत्व। किसके बारे में भाई, किसका पंचभौतिकत्व, किसका त्रिगुणत्व, किसका त्रिदोषत्व। ये पुरुष का पांचभौतिकम और पुरुष का ही त्रिगुणात्मक एवं त्रिदोषात्मक, मतलब भाई पुरुष है ना जो पंच महाभूतों से किस तरीके से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक से किस तरीके से बना हुआ है, और त्रिदोषों की क्या साम्यता है पुरुष में, ये सब अपन को चैप्टर मतलब जो पॉइंट नंबर 8 है उसमें पढ़ने को मिलेंगे। अगला है कर्म पुरुष। कर्म पुरुष के बारे में क्या जानते हो, ये सिलेबस के पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कितना स्टडी करना, कितना नहीं करना, कितना डीप में स्टडी करना, कितना सरफेस स्टडी करना, क्योंकि एनाटॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप इसमें चाहो तो पीएचडी कर सकते हो, मतलब एक टॉपिक को लेके आप पूरे थीसिस बना सकते हो, सिनोप्सिस बना सकते हो, लेकिन अपन को बीएमएस फर्स्ट के हिसाब से कितना स्टडी करना है वो अपन को जानना है। अब देखो अगला है दोष धातु मल मलकत्व, मतलब शरीर की दोष धातु मल मूलकता। भाई शरीर में दोष धातु मल किस तरीके से है, क्या दोष है, क्या मल है, क्या धातु है। तो ये 10 टॉपिक हैं किसके, पहले चैप्टर के। आपको अगर ये टॉपिकों के नाम याद होंगे ना तो आपको क्वेश्चन याद होंगे, क्योंकि टॉपिकों के नाम याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन के नाम याद रहेंगे। जैसे कि आपको पता है भाई 10 टॉपिक आपने पढ़ लिए, आपने स्टडी कर लिए कि आपको ये स्टडी करना है, आपके माइंड में आप क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। आवाज़ नहीं आ रही, सबको आवाज़ आ रही है? एक कमेंट आया अभी कि आवाज़ नहीं आ रही, एक कमेंट करके बताओ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, यस या नो, बस इतना बोलना है। यस सर आ रही है, ठीक है इमरान। तो जिसके पास आवाज़ नहीं आ रही उसके क्लियर है, क्योंकि मैं पिछले लगातार चौथी क्लास है मेरी आज की है। मैं ये बोलने वाला था कि ये तो 10 पॉइंट हैं पहले चैप्टर किसके, शरीरोपकरणीय, मतलब अपने जो शरीर के बारे में, जो अपनी बॉडी है ना उससे संबंधित ये 10 पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर में। अपन को इनको डिटेल में स्टडी करना है, और जो पहला चैप्टर होता है ना प्रत्येक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, ये बेस बनाता है, बेस बनाता है, आधार बनाता है उस सब्जेक्ट का। उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज देता है, मतलब एक संक्षिप्त जानकारी देता है पूरे सब्जेक्ट में आप क्या क्या स्टडी करोगे, किस तरीके से स्टडी करोगे, क्या समझना है, क्या स्टडी करना है, वो सारी चीज़ें। तो अपन स्टार्ट करते हैं अध्याय प्रथम, शरीरोपक्रमणीय शारीर। अभी एक कमेंट आया था कि सर डेमो क्लास 3 होनी चाहिए। देखो बच्चा, डेमो क्लास 3-4 होती हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम कमी। ये मेरी मैं बता रहा हूँ आज चौथी क्लास है एनाटॉमी की, उससे पहले मैंने अष्टांग के लिए, पदार्थ के लिए, ठीक है, और सेकेंड ईयर की क्लास चल रही है। तो इसलिए क्योंकि और मेरे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, पहले जो बच्चे अष्टांग के पदार्थ की ले रहे थे ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मैंने उन्हीं बच्चों के कहने पे क्लास स्टार्ट की है। तो डेमो क्लास मुझे ज़्यादा, मुझे पता है भाई लिमिटेड बच्चे रहेंगे तो मैं उनको आसानी से और अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो डेमो क्लास ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं, जिसको समझ में आता है वो एक क्लास में भी समझ जाएगा कि एक्चुअली में क्या मिलने वाला है, बेनिफिट है कि नहीं क्लास ज्वाइन करने का या नहीं है। टाइम चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मैं बिजी शेड्यूल रहेगा। ये सारी बातें जो डाउट है ना टाइम चेंज की, फीस की, ये सब अपन बाद में बात करेंगे, अपन पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। तो अध्याय प्रथम शरीरोपक्रमणीय शारीर। तो जो पहला पॉइंट है शरीर शब्द की व्याख्या, तो मतलब पहले पॉइंट में भी 2 थे, कौन थे, शरीर और शारीर। तो अपन ने अभी एक पॉइंट लिया है शरीर शब्द की व्याख्या, तो इसके बारे में जानेंगे क्या है भाई शरीर क्या है शब्द रचना की दृष्टि से। अब देखो अलग अलग चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, गर्भ उपनिषद के अनुसार, ठीक है, शब्द रचना की दृष्टि के अनुसार बहुत तरीके से किस तरीके से इसका मीनिंग क्या है, तो पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे शब्द रचना की दृष्टि से। तो श्रह धातु प्लस इरण प्रत्यय से ये बनता है शरीर शब्द, कि हिंसा अर्थ वाली श्रह धातु, हिंसा
जिसमें चीर फाड़ हो। ठीक है, हिंसा देखो यहाँ पे आया कि हिंसा। अब देखो एक तो होता है अहिंसा जिसमें रक्त का चीर फाड़, बिल्कुल मतलब नॉर्मल एकदम, मतलब महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, मतलब मार काट के खिलाफ थे। तो ये बोलता है कि हिंसा अर्थ वाली श्रेय धातु, मतलब श्रेय धातु है ना, उसका मीनिंग यही है कि जिसमें चीर फाड़ हो, जिसमें टूटना हो, रक्त निकले, वो सारी चीज़ें। हिंसा अर्थ वाली श्रेय धातु से इरण प्रत्यय करने पर शब्द बनता है कौन सा? शरीर बनता है। मतलब श्रेय धातु प्लस इरण प्रत्यय पर शरीर शब्द बनता है, जिसका अर्थ निम्न प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। किस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है? क ख ग, मतलब 4 प्रकार से इसका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। जैसे कि सीर्यते इति शरीरम, आपको ये याद होनी चाहिए। देखो एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जो मैं इस बुक में, मतलब जो इस नोट्स में, जो हैंड रिटन में अगर श्लोक मेंशन कर रहा हूँ, इसका मीनिंग वो है कि 100% 1000% इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं मेंशन करता ही नहीं, ये बात ध्यान रखना कि पहली बात तो मैं करता ही नहीं, अब जब किया है ना मेंशन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। तो सीर्यते इति शरीरम, समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। समय अनुसार, अपन दिन प्रतिदिन, जैसे कि आज है, आज के बाद में कल, यानी आने वाला कल, फिर उसके बाद में, तो धीरे धीरे अपना शरीर क्षय हो रहा है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं ना अपन, मतलब क्षय हो रहा है अपना, निरंतर नाश हो रहा है। तो ये बोलता है कि सीर्यते इति शरीरम, कि समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। अब आप बोलोगे सर वृद्धि भी तो कर रहे हैं अपन, बालक थे, बालक से बड़े हुए, युवा अवस्था, ये वृद्धि भी तो हो रही है। करेक्ट बात है, अभी आपके डाउट दूर हो जाएंगे। लेकिन शब्द रचना की दृष्टि से बोलता है कि सीर्यते इति शरीरम, कि समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। कि अपन निरंतर बुढ़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अपना बर्थडे आते जा रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से अपनी क्या हो रही है? क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है, इसलिए इसको शरीर बोलते हैं। अब आपका डाउट बनता है यहाँ पे कि सर वृद्धि भी तो हो रही है ना, उसको क्या मानेंगे? वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में देखना एक नया वर्ड आएगा। फिर दूसरा क्या है, बोलता है सीर्यते हीन अस्ति आत्मनम इति शरीरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे उसे शरीर कहते हैं। जो निरंतर गति करने के कारण, सुनो इस चीज़ को, अपन कोई ना कोई काम कर रहे हैं, एक्टिविटी है अपनी शरीर में, अपन सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, मतलब एक तरीके से गति है अपने शरीर में। हमेशा चंचल है अपना मन, कहीं चंचल है आपका शरीर, कहीं चंचल है, आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब एक्टिविटी कर रहे हो। इस एक्टिविटी के कारण जो भी अपनी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो शरीर का अपना क्षय हो रहा है, कि अपने टिश्यू, अपनी बॉडी, जैसे कि हार्ट, जैसे कि बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, जो बाल अवस्था है और युवा अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है, बुढ़ापे में जाके नष्ट हो जाती है, मतलब तंतु स्वरूप हो जाती है, थाइमस ग्रंथि की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से अपना शरीर इस समय ज़्यादा एक्टिव है, बच्चे ज़्यादा चंचल होते हैं, फिर उसके बाद में वृद्ध युवक होता है व्यक्ति और थोड़ा सा एक्टिवनेस रहता है, धीरे धीरे बुढ़ापे में जाके बिल्कुल डल हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे उसे शरीर कहते हैं। देखो अभी शरीर शब्द है, इस बात को ध्यान रखना, अगला वर्ड आएगा शारीर, उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी, फिर अगला वर्ड आएगा शरीरी, उसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी। तो इनमें डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, कभी कंफ्यूज मत होना। तो अपन अभी बात कर रहे हैं शरीर शब्द की। अब तीसरा जो इसमें जो शब्द रचना की दृष्टि से बात कर रहे थे कि भाई श्रेय धातु प्लस इरण प्रत्यय से जो माने थे ना, उसमें सीर्यते इति शरीरम, सीर्यते हीनस्ति आत्मानम इति शरीरम। अब तीसरा है प्रत्येक क्षण क्षीण अवस्था को प्राप्त हो उसे शरीर कहा जाता है। कुछ भी बोल दो, मीनिंग एक ही निकल रहा है कि भाई धीरे धीरे अपना शरीर का क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है, यही मीनिंग निकल रहा है अभी तक। फिर चौथा है क्षीण होना, विसंकलन होना, विघटित होना आदि सभी अर्थ शरीर की अपचय की प्रक्रिया, मतलब कैटाबोलिक, मतलब अपना शरीर टूट रहा है तभी तो अपना क्षय हो रहा है। तो क्षीण होना, विसंकलन होना, विघटित होना आदि सभी अर्थ शरीर की अपचयी प्रक्रियाओं कैटाबोलिक का ज्ञान कराने वाले हैं, इसलिए इसे शरीर कहते हैं। ये ओनली एक की प्रकार से है, शब्द रचना की दृष्टि से अपन ने इतना जाना कि इसको शरीर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीर्यते इति शरीरम, जिसका निरंतर मतलब निरंतर क्षय हो रहा है। तो ये इसको अपन इसमें से एक याद कर लो, ये वाला, वो भी परफेक्ट है, आप एक भी लिख के आओगे ना, ये वाला सीर्यते इति शरीरम, समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता है उसे शरीर कहते हैं, वो भी परफेक्ट है। बाकी आपकी नॉलेज, आपके अगर मान लो क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है
तो आपको ये पूरा लिखना है। क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको इतना लिख दो काफ़ी है। ठीक है, अब आगे देखो किसके अनुसार बात करेंगे, पर्याय शब्दों के अनुसार। 1 मिनट रुको, मैं कमेंट देख लेता हूँ। हाँ सही है, कोई टेंशन नहीं, सारे डाउट क्लियर है। अब देखो पर्याय शब्दों के अनुसार कि भाई जो शरीर के जो पर्यायवाची हैं, शरीरवाचक 2 शब्द, मतलब शरीर के पर्यायवाची 2 हैं। पहला है देह और काय, मतलब शरीर को देह बोलते हैं और दूसरा काय बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं देह की। तो पर्यायवाची शब्दों के अनुसार शरीर की व्याख्या कर रहे हैं अपन। तो देह, दिही धातु प्लस घन्य प्रत्यय। ठीक है, 2 वर्ड से बना है देह कि दिही धातु प्लस घन्य प्रत्यय। इसका मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ है वृद्धि या विकसित होना। अब समझ में आया कि अपना शरीर, जो अपनी बॉडी है ना, निरंतर क्षय को भी हो रही है और विकास भी तो हो रहा है। आपने बोला ना सर, आपका डाउट आया होगा कि विकास भी तो हो रहा है ना, बच्चे से अपन छोटे से थे, मतलब 2 सेल से थे, एक युग्मनज से लेके अपन इतने बड़े हुए, विकास भी तो हो रहा है अपना। तो यहाँ पे आया पर्यायवाची के अनुसार ये बात क्लियर हो जाती है। क्यों कि भाई शरीर के 2 पर्यायवाची हैं, देह और का। देह का मीनिंग क्या है, वृद्धि या विकसित होना। अपना शरीर वृद्धि भी तो कर रहा है, विकसित भी तो हो रहा है, इसलिए इसको शरीर बोलते हैं। धार्यते अनेन इति देह, जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। तो धारण ही तो कर रखा अपने शरीर को, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर में धारण कर रखा है, इसलिए इसको देह बोलते हैं। अब देह का पर्यायवाची क्या है, एक तरीके से शरीर, शरीर का पर्यायवाची तो देह है। तो शरीर बोल दो या देह बोल दो, बात एक ही है। आप ठीक है 100 रुपीज़ बोल दो या 100 रुपये बोल दो, बात एक ही है। किसी ने इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसने बोला 100 रुपीज़, 100 रुपये। हिंदी वाला स्टूडेंट आया, उसने 100 रुपये बोला, बात दोनों की एक ही है, बस लैंग्वेज का मीनिंग है। वर्ड एक ही है शरीर, यहाँ पे बस पर्यायवाची यूज हुआ देह। देह से इसका मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग कैसे चेंज हो गया, वहाँ पे तो क्षय हो रहा था, यहाँ पे विकसित वाला बता दिया। मतलब एक ही चीज़ के 2 कैटेगरी हैं, एक क्षय भी होता है और विकसित भी होता है। मतलब शरीर उसे कहते हैं जो निरंतर क्षय भी हो रहा है और निरंतर विकसित भी हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसे अपन शरीर ही कहते हैं। अब देखो धार्यते अनेन, जिससे धारणा उसे देह कहते हैं। पर्याय सिनोनिम्स, पर्याय यानी सिनोनिम्स। ठीक है, पर्याय यानी होता है सिनोनिम्स, पर्यायवाची, पर्याय या सिनोनिम्स एक ही वर्ड है। क्लियर। अब देखो काय, यह शरीर का पर्याय यानी सिनोनिम्स है। मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश में मोस्टली यूज करता ही हूँ। चीयते अनिन इति काय, देखो यहाँ पे धार्यते अनिन इति देह आएगा, यहाँ पे क्या आया, चीयते अनिन इति काय, जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक डीप बात बताऊंगा यहाँ पे मैं। जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं। अपने शरीर का पोषण होता रहता है ना, अपन निरंतर भोजन करते रहते हैं, उससे एनर्जी मिलती रहती है, इसको समझो। काय शब्द अग्निवाचक है, कि काय है ना वो अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, अग्नि को। काय शब्द अग्निवाचक है। सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज अग्नि द्वारा होते हैं। आपको पता है शरीर में अगर भोजन पच रहा है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक, अगर मान लो कि अग्नि, अब देखो ये अपनी पहली क्लास है, आप तो वैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सबको पता हो अग्नि होती है, 13 तरह की अग्नि होती है, जठरा अग्नि, 5 भूताज अग्नि और 7 धातुक अग्नि। तो अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। ठीक है, तो जो जितने भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, अग्नि द्वारा होते हैं। अपना जो भोजन खाते हैं उसका जो आहार रस बनता है उसको पचता है, कौन पचाता है, अग्नि पचाती है। अतः उसमें क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान होता है। कैसे, जैसे अपन ने जैसे कि खाना खाया, भोजन पचा, ठीक है, उससे मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, एनर्जी निकली, एनर्जी को अपन ने यूज किया। ठीक है, अब मान लो कि क्षय हो रहा है तो उसके लिए पोषण भी चाहिए, रस भी तो बनता है, रक्त भी तो बनता है, वो एनाबोलिक क्रियाएं होती हैं। उससे मतलब एक तरीके से निर्माण भी तो हो रहा है अपने शरीर का। जहाँ पे जान लो जैसे कि कोई आरबीसी है, 120 दिन में नष्ट हो जाती हैं, नई बनती हैं 120 दिन में रिप्लेस हो जाती हैं, तो नई बन भी तो रही हैं, मतलब पोषण भी तो मिल रहा है। तो दोनों क्षय और वृद्धि, मतलब नुकसान भी हो रहा है शरीर का, साथ में उसका फॉर्मेशन भी हो रहा है, दोनों क्रियाओं का ज्ञान होता है। अब समझो आगे, अभी बताऊंगा डिटेल में। और इन अपचय यानी कैटाबोलिक यानी कि क्षय और
उपचय यानी एनाबॉलिक यानी कि वृद्धि की प्रक्रियाओं का संयुक्त नाम चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म अच्छा बोल रहे हैं तो चयापचय को बहुत छोड़ो कि मेटाबॉलिज्म कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक का संयुक्त नाम क्या है? मेटाबॉलिज्म। आप यही जानते हैं कि भाई कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। जब यह मेटाबॉलिज्म अर्थात काय अग्नि व्यापार, काय अग्नि व्यापार यानी देखो यहाँ पे कोष्टक में मैंने डैश डैश लिख रखा है मतलब मेटाबॉलिज्म। काय अग्नि व्यापार अच्छी तरह से सही अनुपात में चलता है तब शरीर का सम्यक धारण होता है, क्योंकि तब दोष धातु और मल साम्य अवस्था अर्थात प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी अग्नि, ये कौन सी अग्नि? काय अग्नि। एक वर्ड आया है काय अग्नि, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चैप्टर नंबर 11th, चैप्टर नंबर 11th अष्टांग हृदय, उसमें आता है काय अग्नि कि काय अग्नि को समझाइए। वहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या पढ़ते हैं? जठराग्नि को समझाइए, पंचभूतात्मक अग्नि को समझाइए, 7 धातुवाक अग्नि को समझाइए, लेकिन काय अग्नि के बारे में कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि काय अग्नि आचार्य वाघभट्ट ने यूज किया है चैप्टर नंबर 11 में अष्टांग हृदय में, आपने पढ़ा होगा। तो काय अग्नि का मीनिंग, इसको जठराग्नि ही बोलते हैं काय अग्नि को, लेकिन एक तरीके से पर्यायवाची है। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये काय अग्नि क्या आ गया, हमको तो कभी पढ़ाया ही नहीं। तो काय अग्नि व्यापार सेम एस जठराग्नि, मतलब जठराग्नि है काय अग्नि, एक तरीके से सिनोनिम्स है। और ये कैसे समझो इस चीज़ को कि जब अग्नि सही तरह से चल रही है, अग्नि प्रॉपर है, तो जो आपने खाना खाया वो पचेगा, आहार रस बनेगा, आहार रस से अपन को मतलब धातु जितने भी रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र वो बनेगा, अपन को एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। काम करेंगे तो वो एनर्जी क्षय होगी, उसका नाश होगा, फिर दोबारा से भोजन करेंगे। इस तरीके से जो प्रॉपर तरीका है ना वो मेंटेनेंस होता रहता है, चलता रहता है। अब देखो अगला पॉइंट है गर्भ उपनिषद के अनुसार शरीर की व्याख्या। अब देखो ये उपनिषद, उपनिषद है ना, मतलब पुराने जो भारतीय दर्शन है, जैसे भारतीय दर्शन है ना, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, ऐसे ही ग्रंथ है उपनिषद, मतलब गर्भोपनिषद के अनुसार शरीर की व्याख्या, जिसमें गर्भ से संबंधित प्रकरण और वाक्य प्रदर्शित हैं। तो उसमें क्या बताइए शरीर की व्याख्या कि मानव शरीर को चेतना अवस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया चेतन अवस्था, चेतन यानी जीवित, सजीव। मानव शरीर को चेतन अवस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और कोष्ठ अग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियाँ निरंतर गतिशील रहती हैं। तो अग्नि, आपको मैं बताऊँ ना, अग्नि आचार्य चरक, आचार्य चरक का आपने नाम सुना होगा, सेकंड ईयर में चरक संहिता स्टडी करोगे। आचार्य चरक ने बोला ना कि अगर आपकी अग्नि प्रॉपर है, आपकी अग्नि अच्छी है, तो आपको कोई रोग पैदा नहीं हो सकता, कि चाहे कितने ही बैक्टीरिया, कितने ही वायरस, कितने ही जीवाणु आपको संक्रमित कर दें, आपकी अग्नि प्रॉपर है तो कोई भी रोग आपको उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि उन वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी, उनको भस्म कर देगी, ठीक है। लेकिन आपकी अग्नि में थोड़ा सा भी इनबैलेंस है, चाहे वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई, तो आप मतलब एक बीमारी का घर बन सकते हो। तो अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये बोल रहा है कि मानव शरीर को चेतन अवस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि, कोष्ठ अग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियाँ निरंतर गतिशील रहती हैं। मतलब जीवित अवस्था, चेतन अवस्था की बात बोले, जीवित अवस्था में शरीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 प्रकार की अग्नि होती हैं। अब इन अग्नियों का मीनिंग क्या है? ज्ञान अग्नि, शरीर की सभी शुभ अशुभ कर्म ज्ञान अग्नि द्वारा होती हैं। मतलब एक तरीके से बुद्धि की बात कर रहा है कि अपन जो भी अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो इसको जो प्रकाशवान रहती है, जो आपकी बुद्धि है ना, माइंड को तेज रखती है, माइंड को जो तेज बनाती है, शार्प बनाती है, वो अग्नि को बोलते हैं ज्ञान अग्नि। जो आपने सोचने समझने की शक्ति है, जिसके माध्यम से आप अच्छा काम करते हो, बुरा काम करते हो, उसको बोलते हैं ज्ञान अग्नि। अब देखो दर्शन अग्नि, यह दर्शन का कार्य करती है। आयुर्वेद में इसे आलोचक पित्त कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि भाई पित्त के 5 टाइप्स होते हैं, उनमें से एक पित्त है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त क्या रहता है? आंखों में रहता है। तो ये दर्शन का कार्य करती है, मतलब जो रूप को ग्रहण करता है। जैसे कि आप मेरे फ़ोन को देख रहे हो, इस समय फ़ोन में पीडीएफ दिख रही है, जो पीडीएफ को देख रहे हो, जो ये रूप देख रहे हो, जितनी भी आप चीज़ें देखते हो वो किसके माध्यम से? दर्शन अग्नि के माध्यम से। मतलब आप दर्शन कर रहे हो, आप देख रहे हो, उस चीज़ का दर्शन कर रहे हो, किसकी सहायता से? दर्शन अग्नि की सहायता। इससे ही आयुर्वेद में आलोचक पित्त कहा गया है, ठीक है। तो इसी को आलोचक पित्त बोला गया है। अगली है कोष्ठ अग्नि। शरीर में मुख द्वारा ग्रहण किए गए
किए गए वे सभी प्रकार के अन्न का पाक करती है उसे जठरा अग्नि या कोष्ठ अग्नि कहते हैं। अब इसी के आगे आप लिख सकते हो, इसी को ही काय अग्नि बोलते हैं, क्योंकि काय अग्नि का जब क्वेश्चन आता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि शरीर में अपने मुख द्वारा जो भी भोजन करते हैं ना उसका जो पाचन करती है ना उसे जठरा अग्नि या कोष्ठ अग्नि कहते हैं। अब इसको एक दोबारा से बैकवर्ड में चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे चेतन अवस्था लिखा है, क्यों लिखा है कि जीवित अवस्था में ही शरीर बोलते हैं, क्योंकि ये जीवित अवस्था में ही है, क्योंकि कर्म करोगे तो जीवित अवस्था में करोगे, इसलिए ज्ञान अग्नि। ठीक है, जीवित अवस्था में ही दर्शन, किसी को देखोगे तो जीवित अवस्था में देख पाओगे, मरे हुए नहीं देख पाता, इसलिए दर्शन अग्नि। और कोष्ठ अग्नि अगर जीवित अवस्था है तो ही खा पाएगा, इसलिए कोष्ठ अग्नि। ये तीनों अग्नियाँ जीवित अवस्था में ही पाई जाती हैं, इसलिए चेतन अवस्था का यूज किया गया है। व्यक्ति मर जाएगा उसके बाद में उसको शरीर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो जीवित अवस्था में ही व्यक्ति को शरीर बोला जाता है। अब देखो आचार्य चरक के अनुसार शरीर की व्याख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ट्रिपल स्टार दिया है। क्वेश्चन आएगा कि शरीर की व्याख्या लिखो, तो आपको ये लिख देना है, तब भी आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आचार्य चरक के अनुसार शरीर की व्याख्या लिखो, नाम से पूछा जाएगा। आचार्य चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखो, या शरीर की लक्षण लिखो, या शरीर की व्याख्या कीजिए। देखो लक्षण पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, व्याख्या पूछ सकता है, तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों का आंसर एक ही है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायतम संयोग वाही। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चरक शारीर स्थान अध्याय 6, ठीक है, 4था श्लोक, मतलब 4th नंबर का श्लोक। ये चरक मतलब ये आता है ना ऐसे, इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये च यानी चरक, सा यानी शारीरिक स्थान, ठीक है, 6ठा चैप्टर 4था श्लोक। इस तरीके से ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो कर लेना, नहीं तो ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं लिख देता हूँ आपको याद रखने के लिए। चेतना, चेतना किसको बोला गया है? आत्मा का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। कि भाई चेतना यानी आत्मा का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। आपको पता है एक लाइन आती है, आपने पदार्थ विज्ञान में स्टडी की होगी, कि सभी द्रव्य पंच महाभूतों से बने हुए हैं, चाहे सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, कुछ भी हो, इस संसार में जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप महसूस कर रहे हो, सब पंच महाभूतों से निर्मित है। तो ये बोलते हैं आचार्य चरक बोलते हैं कि चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है, कि इस पंच महाभूत वाली वस्तु में अगर आत्मा का निवास हो तो उसे शरीर बोला जाता है। यह शरीर संयोग वाही होता है, अर्थात सप्त धातु, 3 दोष एवं मलों के साम्य अवस्था में रहने पर वृद्धि करता है। और ये बोलता है कि भाई अर्थात सप्त धातु, 3 दोष एवं मलों के साम्य अवस्था में। सप्त धातु कौन कौन से हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और 3 दोष वात, पित्त, कफ एवं मल। मल कितने हैं? 3 हैं। पुरुष यानी कि जो अपना स्टूल होता है, ठीक है, यूरिन और स्वेद यानी कि पसीना, ये 3 इनके साम्य अवस्था में, कि जितनी मात्रा में ये होने चाहिए ना उतनी अवस्था में है तो अपना शरीर निरंतर वृद्धि करेगा। अगर इनमें इनबैलेंस हो गया, कमी हो गई या वृद्धि हो गई, देखो इनबैलेंस 2 तरीके से होता है, या तो कम हो जाएंगे मात्रा से या बढ़ जाएंगे, तो शरीर का नाश होता है। देखो तत्त शरीर नाम, कि वह शरीर का नाम उसे बोलते हैं कि चेतना अधिष्ठानम, जिसमें चेतना अधिष्ठित मतलब चेतना रहती है। भूतम पंच महाभूत विकार समुदायतम, मतलब पंच महाभूत विकार युक्त, कि 5 महाभूतों से जो शरीर बनता है ना, मिलकर जो वस्तु बनती है, उसमें अगर चेतना यानी कि आत्मा निवास करती है तो उसको शरीर बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हमेशा जीवित की बात की है। देखो यहाँ पे भी देखो चेतना की बात हुई है कि चेतना है तो शरीर है। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर जीवित है, सजीव है तो ही शरीर है, निर्जीव शरीर नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे संयोग वाही का मतलब है कि अर्थात सब धातु 3 दोष एवं मलों के समयावस्था में रहने पर ये वृद्धि करता है। तो ये आचार्य चरक के अनुसार शरीर की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती रहती है, हर साल रिपीट होती है। अब है आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर की व्याख्या। तो आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं, तो ठीक है, डेमो क्लास यहीं तक रहेगी। जो फर्स्ट क्लास होगी ना फिर से रिवीज होगी, क्योंकि सेम ऐसे कैसे नोट्स मिलेंगे, सेम क्वेश्चन मिलेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। बहुत से बच्चे जो मेरे से पहले से पढ़ते हैं,
क्लास लेते हैं उनको पता है, शायद उन्होंने तो ज्वाइन भी नहीं की हो क्लास, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के 16 से लेंगे। ठीक है, जिनको अब लेनी है क्लास रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्योंकि मैं बहुत कम बच्चे रखता हूँ, लिमिटेड रखता हूँ, ताकि मैं उनको आसानी से समझा सकूँ आसानी से। अभी तो क्या है कि देखो, अभी तो क्या है कि मैंने अभी क्या कर रखा है, ओनली आपके देखो म्यूट ऑप्शन भी बंद कर रखा है, सब कुछ बंद कर रखा है, ना आप बोल सकते, तो मैंने वो सारी चीज़ें ऑप्शन रहेंगी वहाँ पे, ओपन रहेंगी सब कुछ, आप कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी आप डाउट कर सकते हो, कभी भी आप, ग्रुप रहेगा 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, मतलब एनाटॉमी जो आयुर्वेदा का जो 50 नंबर का पोर्शन है ना, उसमें आई श्योरिटी देता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये ऐसे ही मत समझो कि भाई ये 50 नंबर का ही है, क्योंकि एनाटॉमी आपको ये शरीर की जो आयुर्वेदा शरीर है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में काम आएगा। नंबरों के हिसाब से मत देखो, इंपॉर्टेंट कितना है, इसका महत्व कितना है वो देखना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस 50 नंबर का। एग्जाम में तो 50 नंबर है, लेकिन इसके लाइफ टाइम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस ज्ञान के आधार पर आपके डिफेंड रहेगी। जैसे कि थर्ड ईयर में जाओगे तो स्त्री एवं प्रसूति तंत्र, ठीक है, वो वहाँ पे काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरी एनाटॉमी आपको दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी पूरी तरीके से, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से यूज है। चिकित्सा में मर्म यूज होते हैं, अस्थि, ये बहुत सारी यूज है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे कि मासानुमासिक वृद्धि है, सेकंड ईयर में आती है, थर्ड ईयर में आती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पसंद आएगी क्लास, आप ज्वाइन करोगे। यही है जो अपनी फर्स्ट मॉडर्न, तो मैं अभी अक्टूबर में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मॉडर्न के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे मुझे पहले, और नोट्स मैंने बनाए नहीं अभी। ठीक है, तो अपन 16 से क्लास लेंगे, अभी तो आयुर्वेदा की, अभी तो ये कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर देखते हैं। जिनको क्लास लेनी है वो रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्योंकि मैं 30 से 40 बच्चे लूँगा मिनिमम, ज़्यादा नहीं लूँगा। जैसे मैंने अष्टांग की क्लास में 40 लिए हैं और पदार्थ की क्लास में भी 40 लिए हैं, तो कम बच्चे लूँगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो जिसको क्लास लेनी है वो ले लेना, रजिस्ट्रेशन करा लेना, मैं मैसेज भेज दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं 16 तारीख को, है ना।